वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हमारे पास दो हंटर है, एक डैपर ग्रे और एक डैपर वाइट, और दोनों बाइक का हम लोग कंपैरिजन देने वाले हैं। कंपैरिजन इन द सेंस ये 2 महीने पुरानी बाइक है और ये 6 महीने पुरानी बाइक है। ये 6000 किलोमीटर चली है और ये 2500 किलोमीटर चली है। तो दोनों बाइक में हमें क्या डिफ़िकल्टी का फेस करना पड़ा और इसका ओनरशिप रिव्यू, ये 2 महीने में क्या इसके ओनर ने रिव्यू दिया है वो बताएंगे, और मुझे 6 महीने में क्या क्या इश्यूज़, क्या प्रॉब्लम और क्या बेनिफिट इस बाइक ने दिए हैं वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। तो ये बाइक मैंने ली थी जून 6 को 2024 और आज चल रहा है दिसंबर 27। ऑलमोस्ट 6 महीने हो चुके हैं मुझे इस बाइक को चलाते हुए, और क्या क्या इश्यूज़ फेस करने पड़े, क्या क्या डिमेरिट्स है, क्या क्या एडवांटेजेस है, किन को लेनी चाहिए ये बाइक और किन के लिए बाइक नहीं बनी है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं इस बाइक का जो ओनरशिप रिव्यू है 6 महीने का वो देना चाहूँगा। तो 6 महीने, 6000 किलोमीटर, 6 एडवांटेजेस और 6 डिसएडवांटेजेस जो मुझे इस बाइक को लेकर फेस करने पड़े हैं उसकी बात करता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। आप अगर इस बाइक को ले रहे हो तो आपको क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी, जो कि ऑलमोस्ट यूट्यूब में आप जितनी भी वीडियोज़ में देखोगे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर है। लेकिन क्योंकि मैं 6 महीने में अपना ओनरशिप रिव्यू दे रहा हूँ तो आपको अपने हिसाब से 6 महीने में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वो बताऊँगा। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो इंजन हीटिंग इशू है। ये जो बाइक रॉयल इनफील्ड की आती है 350 सीसी की, ये गर्म होती है। गर्म होने का रीज़न ये है कि ये ऑयल्ड एंड एयर कूल्ड है। इसमें कोई भी लिक्विड जो कूलिंग की टेक्नोलॉजी है जो आप दूसरे बाइक्स में यामाहा वगैरह में देखते हो वो इसमें देखने को नहीं मिलता है। इसमें कोई भी रेडिएटर नहीं है। तो अगर आप इसको सिटी में चलाते हो गर्म मौसम में, गर्मी के मौसम में, तो ये बिल्कुल जनरेटर बनने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि एज सच कोई हीट है कि आपके पैर जला देगा, थोड़ी सी हीट नॉमिनल है दूसरी बाइक के मुकाबले। ये हो गया पहला डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज जो मैं इसकी बात करना चाहूँगा, इसके लिए मुझे थोड़ा आगे आना पड़ेगा। दूसरा डिसएडवांटेज है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि बहुत ही कम है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरा एक हाथ 4 उंगली और ये 4 उंगली 8 उंगली की ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि इस बाइक को बहुत ही डाउन बना देती है। तो अगर आप छोटे छोटे भी बम्प अगर पार करते हो तो सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पर सटती है वो आपका ये साइलेंसर है। अगर वीडियो में अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो नीचे से मेरा साइलेंसर जो है, थोड़ा सा आगे आकर दिखाइए, जो साइलेंसर है नीचे से बिल्कुल स्क्रैच हो चुका है, क्योंकि ये हर छोटे बड़े बम्प में ये बाइक जाकर सट जाती है। अगर आपका वेट ज़्यादा है, अगर आप सोच रहे हो आपका वेट है 80 kgs, 90 kgs या फिर 100 kgs, और अगर आप इस बाइक को लेना चाहते हो तो मेरी बात मानिए ये बाइक आपके लिए नहीं है। क्योंकि आप 80 kgs अगर लेकर इस बाइक में बैठ रहे हो, ऑलरेडी इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है और आपके वेट से ये जो बाइक है और थोड़ी नीचे हो जाएगी। तो छोटे मोटे पॉट होल्स में भी ये गाड़ी जाकर बजने वाली है, जिससे आपको तो दुख होगा ही, और बाइक का भी जो प्रॉब्लम है, जो इश्यूज़ है, स्क्रैचेज है नीचे से, वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो 2 डिसएडवांटेजेस मुझे ये देखने मिले बाइक में। जो तीसरा है, जो बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ हंटर को लेकर, वो है इसका बैक का सस्पेंशन। रॉयल इनफील्ड वालों ने बैक के सस्पेंशन में कोई भी काम नहीं किया है मेरे ख्याल से, क्योंकि इसका सस्पेंशन होना ना होना बराबर है। ये बिल्कुल भी काम नहीं करता है। अगर आप छोटे मोटे पॉटहोल्स में जाएंगे तो आपको जो पॉटहोल्स की जो कह सकते हैं, पॉटहोल्स में जाने के बाद जो झटके लगते हैं वो आपके बैक तक आपको फील होने वाले हैं। और जो चौथा डिसएडवांटेज मैं आपको बताऊं वो इसकी सीट है। सीट अगर आप पास में आकर दिखा पाए तो सीट की जो कंफर्ट है वो मुझे सही नहीं लगी। बहुत ही स्टिफ है, सीट भी मजबूत नहीं है। अगर मैं कहूँ, देख सकते हैं आप, हिल भी रही है ये। तो मुझे नहीं पता ये कंपनी इसको कैसे पैक करके देती है, लेकिन ये सीट उतनी कंफर्टेबल नहीं है। तो रॉयल इनफील्ड ने हंटर के लिए 2 सीट और इंट्रोड्यूस की थी, जो कि आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो। एक बेंच टाइप में सीट आती है, जो कि बिल्कुल जैसे ही आप ये स्टॉक सीट में देख पा रहे हो, ये इसमें एक कर्व बना हुआ है। लेकिन जो बेंच वाली सीट रहती है वो बिल्कुल एक प्लेन सीट रहेगी, जो कि थोड़ी सी कंफर्टेबल है। और एक सीट आती है वो राइडिंग के लिए आती है, जिसका शेप एंड डिज़ाइन बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर ये जो डिज़ाइन बने हुए हैं वो वहाँ पर नहीं है। वो वेलवेट वाली सीट यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। ये हो गया 4 डिसएडवांटेजेस मुझे जो इस बाइक में देखने को मिले। जो 5वां है वो इसका मिरर्स है। अगर आप 80 से स्पीड ऊपर करते हो इस बाइक की, तो अगर आपको पीछे का व्यू चाहिए तो आपको इस बाइक में नहीं दिखने वाला।
क्योंकि इसके मिरर्स इतने ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे कि आपको पीछे ब्लरी जो व्हीकल से आने वाली वो दिखने वाली है, आपको मिरर्स में कुछ दिखने वाला नहीं है। तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि इस बाइक को अगर आप चला रहे हो हाईवे पे तो 80-90 की स्पीड में चलाओ। वैसे तो हाईवे में बाइक स्पीड ही चलती है, लेकिन ये मिरर्स के साथ आपको इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं, वो फिर एक्सीडेंट वाला सीन हो सकता है। अगर आप लेफ़्ट राइट टर्न ले रहे हो 80-90 में, लेन स्प्लिट कर रहे हो, लेन चेंज कर रहे हो, तो ये मिरर्स कोई काम के नहीं है। एक बार एंड मिरर्स आते हैं जो कि मैंने अपने बाइक में इंस्टॉल करवाए थे आफ्टर मार्केट, लेकिन वो टूट गए थे जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। वो वापस से इंस्टॉल करूँगा। उनका आउटपुट बहुत अच्छा रहता है। वो 90-100 भी प्लस आप जाओगे तो उसमें वाइब्रेशन आपको फील नहीं होने पड़ेंगे, देखने को मिलेंगे। ये हो गए इसके 4 डिसएडवांटेजेस। जो 5वां रहेगा वो इसका हेडलाइट है। जैसा कि मैंने अपनी बाइक में ये HJG का माइनस वाला हेडलाइट लगा के रखा है, ये फुली LED है, तो ये बहुत अच्छा है, इसका आउटपुट बहुत अच्छा है। सीरियसली अगर इसको आप हाईवे में लेकर चलते हो तो आपको ईज़िली 60 से 70 मीटर आगे तक का व्यू आपको दिखने वाला है। लेकिन उसी तरफ अगर मैं स्टॉक हेडलाइट की बात करूं तो रॉयल इनफील्ड वालों ने 2 लाख लेने के बाद भी इस बाइक में हेलोजन हेडलाइट दी है, जो कि किसी काम की नहीं है। आप सिटी में तो किसी तरह इससे चला पाओगे, लेकिन हाईवे में अगर जाओगे विदाउट स्ट्रीट लैम्प्स तो ये आपको परेशानी देगी, आपको दिखने नहीं वाला अच्छे से। तो आप नाइट राइड इससे ना करिए तो अच्छा रहेगा। तो ये 6 डिसएडवांटेजेस मैंने आपको गिना दिए, जो कि पहला हो जाता है हीट रिलेटेड, जो इंजन को रिलेट करता है। दूसरा इसका ग्राउंड क्लियरेंस, तीसरा इसका सस्पेंशन, चौथा इसकी सीट, 5वां इसका जो मिरर है, आप स्टॉक OEM मिरर्स कह सकते हो जो बाइक के साथ स्टॉक आता है। 5 ये हो गया, और एक 6 हो गया इसका हेलोजन वाला बल्ब। मैंने तो फिलहाल इससे परेशान होकर अपनी HJG की माइनस हेडलाइट लगवा ली है। अगर आपने इसकी इंस्टॉलेशन वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल में जाकर देखिए। आपको प्रॉपर इंस्टॉलेशन वीडियो 17-18 मिनट की आप घर में कैसे लगा सकते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस लाइट के ऊपर शेयर कर दी है। तो ये 6 डिसएडवांटेजेस है बाइक में, और अगर इन्हें नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो ये बाइक बहुत ही प्रॉपर है। सिटी राइड्स के लिए फन टू राइड बाइक है, हाईवे में आप ले जा सकते हो। तो इस बाइक में और कोई इश्यूज़ एज सच मैंने अभी तक 6 महीने में फेस नहीं किया है। तो ये बाइक की मैंने 6 डिसएडवांटेजेस की बात कर ली। अब डिसएडवांटेजेस हैं तो इसके एडवांटेजेस उससे 2 गुना है, लेकिन आज मैं इस वीडियो में सिर्फ 6 एडवांटेजेस की बात करूंगा आपको ये बाइक क्यों लेनी चाहिए। सबसे पहले आप लोग इसकी लुक को देखिए। ये जो रॉयल इनफील्ड ने इसकी जो लुक दी है, बिल्कुल स्पोर्टी बाइक की तरह लुक दी है। आपको जो इंजन मिलता है, इंजन तो सेम क्लासिक 350 वाला ही मिलने वाला है जो क्लासिक बुलेट में आता था। 350 सीसी का इंजन, जो मीटियोर में 350 सीसी का इंजन आता है, लेकिन उनकी जो बाइक का लुक है वो थोड़ा रिलैक्स्ड टाइप का हो जाता है, वो थोड़ा क्रूज़र बाइक की तरह हो जाता है। लेकिन ये बाइक का जो हंटर का लुक है वो अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल स्पोर्टी लुक बनाया है हंटर का रॉयल इनफील्ड वालों ने। ये इसका पहला एडवांटेजेस हो जाता है, और ये सबसे ज़्यादा जो सेलिंग पॉइंट होता है बाइक का वो भी बना है। 2 बार इससे बाइक ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है हंटर 350 को। और दूसरा एडवांटेजेस की मैं अगर बात करूं तो वो इसकी पावर है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, इसका इंजन 3 बाइक में शेयर होता है, क्लासिक 350, मीटियोर 350 और हंटर 350। लेकिन तीनों में आपको वो पावर, वो परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी, मतलब दोनों में, और जो इस बाइक में आपको परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी। रीज़न बीइंग इसका जो वेट है ये अप्रॉक्स 177 या 180 kgs के आसपास हो जाता है, और जो क्लासिक 350 है और जो मीटियोर 350 है उनका वेट 190-200 किलो के पार चला जाता है, जिस वजह से आपको वो आउटपुट इस इंजन का नहीं मिल पाता जो आपको हंटर को देखने में मिलेगा। इसकी जो इनिशियल पिकअप है बहुत ही तगड़ी है। अगर आप रेड लाइट पे खड़े हो और रेड लाइट खुल जाए, ग्रीन लाइट हो जाए और अचानक से आप इसके एक्सीलेटर देते हो, तो अगर पीछे कोई बंदा बैठा है और उसने पकड़ के नहीं रखा है तो वो पीछे को झूल जाएगा एक टाइम के लिए। अगर इसका इतना अच्छा इसका एक्सेलरेशन पावर है, और इसका टॉर्क की तो बात नहीं करूं तो मैं बेहतर होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा इस बाइक में टॉर्क है। अगर आप किसी से पास लेते हो या फिर आपको अगर गाड़ी आगे करनी है, कट मारना है, तो ये टॉर्क उस समय बाइक का काम आता है। 2 एडवांटेजेस हो गए। तीसरा एडवांटेज इसका जो साइलेंसर की साउंड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसी है। मैं अभी आपको नहीं सुनाऊंगा, मैं वीडियो के लास्ट में आपको सुनाऊंगा, अभी मैं पहले बता देता हूं।
साइलेंसर की जो आवाज़ है बहुत ही ज़्यादा बेसी है। इसमें आपको कोई भी आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाने की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप आवाज़ के ज़्यादा शौकीन हो, अगर आपको पुलिस के चालान से डर नहीं लगता है, तो आप इसका एग्जॉस्ट चेंज करवा सकते हो। एग्जॉस्ट में आप बैरल का एग्जॉस्ट लगवा सकते हो, और भी 3-4 कंपनीज़ हैं जिनका आप अच्छा एग्जॉस्ट लगवा सकते हो। तो ये 3 एडवांटेजेस हो गए। चौथा एडवांटेज मैं अगर इसकी कहूँ तो ब्रेकिंग है। ब्रेकिंग इसकी बहुत ही अच्छी है। अगर आप ऑलमोस्ट 50, 70, 80 की स्पीड में भी जा रहे हो और अगर आप इसकी ब्रेक लगाते हो तो ड्यूअल चैनल ABS होने की वजह से सबसे पहली बात तो ये कि व्हील लॉक नहीं होगा। दोनों व्हील डुअल चैनल यानी फ्रंट व्हील भी ABS है, सेकंड व्हील भी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जिसे हम लोग कहते हैं वो है। तो व्हील लॉक नहीं होने वाला, स्किड नहीं होगा, बरसात में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाइक ईजिली आपकी वहाँ पर रुक जाएगी। ये हो गए शायद 4 एडवांटेजेस। 5वां एडवांटेज इसकी मैं अगर कहूँ तो लो मेंटेनेंस कॉस्ट। कंपनी इसके साथ जब आप बाइक लेते हो 4 या 5 आपको फ्री सर्विस देती है। तो पहला जो सर्विस है, पहली सर्विस में आपकी जो अप्रॉक्सीमेटली सर्विस सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है वो 1000 रुपये के आसपास आने वाली है, जिसमें मेन जो आपका प्राइस होता है वो इंजन ऑयल का ही होता है, जो कि 700 से 800 रुपये इंजन ऑयल के ही चले जाते हैं, जो कि फर्स्ट सर्विस में 500 किलोमीटर पे चेंज होता है, तो वो आपको देने पड़ेंगे। और जो छोटे मोटे खर्चे 100-200 रुपये वो चेन ल्यूब एंड क्लीनिंग में, अगर आप उसको करवा भी सकते हो, नहीं भी करवा सकते हो, आपके पास चेन ल्यूब घर पे है तो आप वहाँ पर मना कर सकते हो, आपको सिर्फ इंजन ऑयल का दाम देना पड़ेगा। सेकंड सर्विस मैंने कल ही कराई है इस बाइक की, और मेरी बात मानिए सेकंड सर्विस में आपके 1 रुपये भी नहीं लगने वाले हैं। लेकिन मैंने सेकंड सर्विस में अपने जो पीछे के ब्रेक शू है वो चेंज करवाए थे। ब्रेक पैड जो है ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर चल चुके हैं, और अगर मैं आपको ब्रेक पैड की कंडीशन दिखाऊं तो मेरे पास अभी रॉयल इनफील्ड के जेन्युइन आप देख पा रहे हो, पुराने वाले ब्रेक पैड मैंने खोल के रखे हैं। वैसे तो इन्हें मैं चेंज नहीं भी करवाता तो ये चल जाते, लेकिन क्योंकि मैं लॉन्ग राइड अक्सर करता रहता हूँ तो मुझे नहीं चाहिए था कि बाद में जाकर कोई इशू फेस करनी पड़े। तो ये ब्रेक शू है, आप देख पा रहे होंगे, और ये इसका जो आप यहाँ पर छोटा सा कट देख पा रहे हो, ये इसकी घिसने की यहाँ तक लास्ट आप इसको ब्रेक पैड को चला सकते हो। तो ये ब्रेक पैड ऑलमोस्ट मेरा यूज़ हो चुका है। अगर मैं नहीं चेंज कराता तो ये फिर भी 1500 से 1000 किलोमीटर और ये ब्रेक शू चल जाते, लेकिन ये मैंने चेंज करवा लिए। और अगर आप किसी को भी चेंज करवाना है तो इसका जो प्राइस है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली अगर कैमरे में आपको दिखेगा तो प्राइस 290 रुपीज़ है। 2 पेयर आएंगे, पेयर में आते हैं और दोनों ब्रेक शू पीछे लगते हैं। तो 290 रुपीज़ के ये ब्रेक शू मुझे लगे, और मैंने चेन ल्यूब एंड चेन क्लीन करवाई थी जिसके 200 रुपये और एक्स्ट्रा लगे। तो जो सेकंड सर्विस का मोटा मोटी खर्चा अगर मेरा आया वो 450 से 500 रुपये का आया। अगर मैं ब्रेक शू चेंज नहीं करवाता, चेन ल्यूब नहीं करवाता, तो मेरा जो सेकंड सर्विस का जो खर्चा है वो ज़ीरो आता। ज़ीरो इन द सेंस इसीलिए मैंने इसको एडवांटेज में गिना क्योंकि इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ही कम है। 4 सर्विस तो फ्री में मिलती है 20 या 25,000 किलोमीटर तक, तब तक तो आपको सोचना नहीं है। उसके बाद आपके ऊपर है, अगर आप सर्विस सेंटर में जाना चाहते हो रॉयल इनफील्ड के, तब आपको 900 से 1000 रुपये लेबर चार्ज देने पड़ेंगे अपने पॉकेट से, जो पेड सर्विस होती है। और अगर आप बाहर की दुकान से कराना चाहते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एडवांटेज इसका माइलेज के ऊपर हो गया। और अगर एडवांटेजेस मैं आपको गिनाऊँ तो इसका व्हील का जो साइज़ है, व्हील छोटे हैं, 17 इंच के रिम है। पीछे का जो टायर सेक्शन है वो 140 बाय 17 है। 140 इन द सेंस इसकी जो चौड़ाई है ये 140 है, जो कि पीछे से बहुत ही बैडएस लुक देता है बाइक को। आप पीछे से देख पा रहे होंगे, बहुत ही चौड़ा टायर है। तो पीछे से अगर कोई भी बाइक को देखता है तो बहुत ही अच्छी लगने वाली है बाइक। 140 सेक्शन का टायर है तो इसकी जो लुक है पीछे से भी बहुत स्पोर्टी हो जाती है। आगे की टायर की मैं बात करूं, आगे का जो टायर है 110 बाय 17 रिम का जो साइज़ है वो हो जाता है, और 110 इसकी चौड़ाई। तो आगे वाला टायर भी काफ़ी चौड़ा रॉयल इनफील्ड वालों ने इससे दिया है। ये इसकी और एक एडवांटेज हो गई। 5वां एडवांटेज, ये एक तरह से एडवांटेज नहीं है लेकिन फिर भी मैं इसे गिन रहा हूँ, वो है इसका माइलेज। कंपनी क्लेम करती है 35 kmph। उन्होंने बाइक को जब टेस्ट किया होगा लॉन्च के पहले, तो वो बहुत सारे टेरेंस में जाते हैं, माउंटेन्स में लेकर जाते हैं, ट्रैक पर यूज़ करते हैं, तो उन्होंने क्लेम किया था ये बाइक 1 लीटर पे 35 किलोमीटर आपको निकाल कर देगी। लेकिन मैंने जब तक इसको हाईवे में चलाया है
32 से ज़्यादा एवरेज मुझे इस बाइक ने नहीं दिया है, 32 किलोमीटर पर लीटर। तो इतना ही इस बाइक का एवरेज है। सिटी में चलाओगे तो वो कम होकर 25 से 27 का हो जाएगा, हाईवे पे जाओगे तो 30 से 32 के बीच में माइलेज देने वाली है ये बाइक। उससे ज़्यादा और माइलेज की उम्मीद आप इस बाइक पे मत रखिए। और एक चीज़ जो एक डिसएडवांटेज में मैं काउंट करना चाहूँगा, उसके लिए कैमरा मुझे इधर लाना पड़ेगा। मेन इशू मेरी बाइक में ये हुआ था, जो मैंने ऑलरेडी आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बताया था। तो ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से यहाँ पर क्या हुआ है आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपको यहाँ पर क्रैक दिख रहा होगा। ये सम्प गार्ड है जो 3500 रुपये का आता है। तो यहाँ से मेरी बाइक बम्प में हिट हुई थी। हिट होने के बाद ये सम्प गार्ड क्रैक हो चुका है बीच में से। यहाँ पर आप एक कर्व देख पा रहे होंगे, ये एक सी टाइप का कर्व बन गया है, मतलब ये पूरा नीचे से बेंड हो चुका है सम्प गार्ड। आप इसका हिसाब लगा सकते हो, अगर ये सम्प गार्ड यहाँ पर नहीं होता तो मेरा इंजन का जो केस है, क्रैंक केस है, ये फूट सकता था। ये फूटता, इंजन की वारंटी ख़त्म, मुझे अपने पॉकेट से 20 से 25 हज़ार रुपये लगाने पड़ते। तो अगर आप बाइक ले रहे हो और आप सोच रहे हो कि सम्प गार्ड नहीं लगाओगे तो चल जाएगा, मेरी बात मानिए, सम्प गार्ड रॉयल इनफील्ड का ही लगाइए, क्योंकि इसकी जो मजबूती है, इसकी मोटाई है, बहुत ही ज़्यादा है। आफ्टर मार्केट भी आपको सम्प गार्ड देखने को मिल जाएंगे 1200-1500, लेकिन वो थिन शीट होती है। इतना जैसा इम्पैक्ट मेरी बाइक में पड़ा था, अगर वैसा इम्पैक्ट वो 1200-1500 वाले सम्प गार्ड में पड़ता तो वो तो जाता, साथ में इंजन को भी ले जाता। अब आता है इस बाइक का सबसे मेन सवाल कि किन्हें ये बाइक लेनी चाहिए और किन्हें ये बाइक नहीं लेनी चाहिए। जो सबसे ज़्यादा सवाल आज तक लोगों ने मुझसे पूछे हैं वो हाइट रिलेटेड है कि किन लोगों को ये लेनी चाहिए, हाइट उनकी कितनी है, उनके ऊपर ये बाइक सूट करेगी नहीं करेगी। तो मैं आपको पर्सनली बता दूं, मेरी जो हाइट है वो 5 फीट 5 इंचेस है और मैं इस बाइक को कंफर्टेबली चला पाता हूं। मैं आपको बैठ कर भी दिखा दूं तो ये मैंने स्टैंड ऊपर कर दिया, तो दोनों पैर, जो मेरे दोनों पैर है, पैर के दोनों टो से ज़्यादा मेरे दोनों साइड पैर ज़मीन पे लग रहे हैं। और मुझे अगर मैं इस तरफ भी टेढ़ी करूं या फिर इस तरफ भी टेढ़ी करूं बाइक को, तो मुझे हैंडलिंग में कोई इशू नहीं आने वाला। मैंने वापस से बता रहा हूं कि मेरी जो हाइट है 5 फुट 5 इंचेस है। 5 फुट 4 इंच वाले भी बाइक को चला सकते हैं, 5 फुट 3 इंच वाले भी बाइक को चला सकते हैं। थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, और 5 फुट 6 या 7 मेरे से ऊपर जाए तो वो तो कंफर्टेबली इस बाइक को चला ही पाएंगे। लेकिन अगर उससे ज़्यादा आपकी हाइट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी हाइट 5'9", 5'10", 5'11" या 6 की हाइट है, तो आप इस बाइक की तरफ मत जाइए, क्योंकि आपके पैरों में दर्द हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, वापस से मैं आपको बैठ के दिखा रहा हूँ। जैसे मेरे पैर बिल्कुल स्ट्रेट ज़मीन पे जा रहे हैं, आपकी हाइट है 6 इंचेस, आपके पैर थोड़े ऐसे टेढ़े रहेंगे। तो अगर आप पैर ज़मीन पे भी रख रहे हो तो आपके पैर ऐसे टेढ़े रहेंगे, क्योंकि इसकी सीट हाइट ऑलरेडी कम है, ग्राउंड क्लियरेंस कम है। तो उस वजह से आपके नीज़ में दर्द हो सकता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चलाने पर। और इसका जो सिटिंग पोस्चर है मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन जो लंबे होंगे उनके हाथ भी लंबे हैं, बैक भी लंबी रहेगी, तो उनके बैक पे पेन हो सकता है, शोल्डर पे पेन हो सकता है। तो ये चीज़ें मैं आपको बता दूँ। वेट की अगर मैं बात करूँ, मेरा वेट 60 kgs अप्रॉक्सीमेटली है, तो मुझे इस बाइक को चलाने में कोई इश्यूज़ नहीं आती। हालांकि बाइक थोड़ी सी नीचे दब जाती है, लेकिन अगर आपका वेट 80 किलो, 90 किलो या फिर 100 या उससे ऊपर है तो आप इस बाइक के तरफ मत जाइए। मेन रीज़न वही रहेगा, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है। आप इस बाइक पर जब बैठोगे तो बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस तो वैसे 8 उंगली की मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, वो घटकर 4-6 ऐसी रह जाएगी। छोटे छोटे बम्प में भी ये गाड़ी जाकर बजेगी। तो ये इशू ज़्यादा वेट होने से क्रिएट हो सकता है। और अगर ये सब को एक तरफ रख दिया जाए तो कोई इशू और बाइक में नहीं है। बाइक चलने में बिल्कुल मक्खन है। इंजन में कोई इश्यूज़ अभी तक मुझे देखना नहीं पड़ा, पिकअप से रिलेटेड, माइलेज से रिलेटेड और कोई भी इश्यूज़ नहीं है। और एक चीज़ मैं अगर आपको बताऊं तो इसकी चेन हर 300 से 350 किलोमीटर पे आप इसकी चेन को क्लीन करिए, ल्यूब्रिकेट करिए, वरना चेन क्या होगी, सूखने से उसमें जंग लगेगा। सूखने से ये इशू होगा कि आपका जो चेन स्पॉकेट है, जो वहाँ पर दांत बने हुए हैं उसके, वो घिस जाएंगे। वो घिसने पे आप एक एस्टीमेट लगा लीजिए कि 3 से 4 हज़ार का खर्चा है। तो अगर टाइम टू टाइम आपकी 300-350 किलोमीटर पे चेन ल्यूब एंड चेन क्लीनिंग कर रहे हो
तो लंबे समय तक वो 20,000-25,000 किलोमीटर आराम से बाइक चल जाएगी ये चेंज पॉकेट के साथ। उसके बाद हो सकता है आपको चेंज करने पड़े वियर एंड टियर के साथ। तो ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू रहा हंटर के साथ। मैं अपने डिसीज़न से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं अपने जब बाइक ली मुझे 6 महीने हो चुके हैं और अपने डिसीज़न से मैं अभी तक हैप्पी हूँ, सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने हंटर को लिया, क्योंकि मेरे हिसाब से, मेरी हाइट एंड वेट के हिसाब से ये बाइक मेरे को सूट करती है। ये जो कलर है पर्सनली बहुत लोगों का फेवरेट है, वो कलर भी अच्छा है, लेकिन मेरा फेवरेट ये था, इसलिए मैंने डैपर ग्रे को चूज़ किया। आप लोग देख सकते हैं आप लोगों की पसंद कौन सी है। ऑलरेडी बहुत सारे हंटर में वेरिएंट्स एंड कलर आते हैं, तो आपको जो पसंद आता है आप उस बाइक के साथ जा सकते हो। कलर डिफरेंस हो जाएगा, बाकी जो परफॉर्मेंस है, इंजन है, सब तो सेम ही रहने वाला है, तो कोई इश्यूज़ नहीं फेस करने पड़ेंगे आपको। ये 6 महीने का रिव्यू था मेरा। 1 साल का रिव्यू भी आने वाले समय में आपको मैं ज़रूर दूंगा। 2 महीने का उस बाइक का रिव्यू मेरे जो फ्रेंड है जो अभी कैमरा लेके रिकॉर्डिंग कर रहा है, उसके चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं उसका 2 महीने का रिव्यू कैसा था। अगर मैं इस बाइक की बात करूं, इस बाइक में एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है, क्योंकि जब भी इनिशियली इसको चालू करते हैं, कोल्ड स्टार्ट करते हैं, तो रेव देने पर इंजन थोड़ा थोड़ा स्टॉल खाता है, मतलब बंद होता है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसके फ्यूल पंप में कोई इश्यूज़ है, जो कि नेक्स्ट सर्विस में ये जब भी करवाएगा अपनी बाइक में, तो वो हम लोग वारंटी में चेक करवा लेंगे। अगर वारंटी में रिप्लेस नहीं होता तो फ्यूल पंप का जो दाम है वो 13 से 14 हज़ार रुपये है, जो कि अपने पॉकेट से जाएंगे। वैसे तो मैं मैकेनिक हूँ नहीं, तो मैं बता नहीं सकता इस बाइक में क्या इश्यूज़ हैं, लेकिन जब से इसने बाइक ली है डे फर्स्ट से ही उसको ये इशू फेस करना पड़ा है। तो ये बाइक में ये इशू हो गया, तो कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ जाता है। और ये बाइक का एक बार एक्सीडेंट हो चुका है, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो देख लीजिए, मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। जस्ट मुझे 20 या 25 दिन पहले ही ये बाइक मिली है। 2 महीने तक सर्विस सेंटर में ये बाइक खड़ी थी। मेन रीज़न ये था कि इसकी जो चेसिस है, इसका जो मेन फ्रेम ये देख पा रहे हो आप, ये रिप्लेस हुआ है, ये ही बेंड हो गया था, सस्पेंशन भी बेंड हो गए थे, रिम भी बेंड हो गया था। वो बात की बात है, मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊँगा। अगर वैसे देखा जाए तो बाइक बहुत ही अच्छी है। अगर आपका बजट है 2 लाख रुपए तक तो आप ले सकते हो। जो एग्जैक्ट एक्स शोरूम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ऑन रोड कितने पड़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। 2,02,000 रुपये ये झारखंड धनबाद का प्राइस है। 2,02,000 में मैंने ये बाइक ली थी। एक्सेसरीज़ के नाम पे मैंने ये लेग गार्ड नहीं है एक्चुअली, कंपनी इसे इंजन गार्ड कहती है, और एक सम्प गार्ड लगवाया था। 2 चीज़ें मैंने एक्सेसरीज़ में लगवाई थी, जिसके बाद जो मेरा फाइनल जो प्राइस बाइक का बना था 2,09,000 या 2,10,000 बना था, जो कि मैं ऑन कैश ये बाइक को लिया था और कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट मैंने नहीं की थी। तो इसके साथ ही ये रॉयल इनफील्ड की सबसे सस्ती बाइक बन जाती है हंटर 350 उनके जितने भी वेरिएंट्स हैं उसके मुकाबले। तो एट लास्ट मैंने जैसा बोला था आपको इसका जो बेसी साउंड है वो सुनाऊंगा, तो मैं आपको इसका इंजन ऑन करके इसकी साउंड आप लोगों को सुना देता हूँ। गियर में है बाइक, स्टार्ट नहीं होगी ऐसे, तो आप इसकी एग्जॉस्ट की साउंड सुनिए एक बार। ये इसकी आइडलिंग पे ये साउंड आती है, बेसी साउंड है, बहुत ही अच्छी है, क्रिस्प साउंड आती है। और अगर मैं इसको रेव दूँ थोड़ा सा तो ऐसे तो ये साउंड इनफ है। सिटी में अगर आप चलाते हो तो लोगों का जो ध्यान है, अट्रैक्शन है, वो अपनी तरफ खींचती है ये बाइक। अगर आपको इससे भी अच्छी साउंड चाहिए तो आप ऑफ कोर्स आफ्टर मार्केट की तरफ जा सकते हो। बहुत सारे एग्जॉस्ट आते हैं हंटर के लिए जो कि इसकी आवाज़ को और इन्हेंस कर देंगे, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। चलान जितने का आपका साइलेंसर नहीं है उससे ज़्यादा का चलान बन सकता है। ऑलरेडी मैंने इस बाइक पे 2-3 बार चलान कटवा लिया है। वो मेरी गलती की वजह से ही चलान कटा था, बाइक की कोई इशू नहीं थी। बाइक के रिलेटेड कोई भी चलान मेरा नहीं कटा है, मैं रॉन्ग लेन में चला गया था, उसके लिए मेरा चलान कटा था। तो चलिए गाइस, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि और भी अमेजिंग कंटेंट इस चैनल पे मैं अपलोड करूँगा। और जितनी भी मेरी पुरानी वीडियोज़ हैं, अगर आपको लगता है इन्फॉर्मेटिव है तो जाकर उसे देखिए। लाइट के ऊपर पॉलिशिंग वॉशिंग कैसे करनी है आपको अपनी बाइक, और जो बार एंड मिरर्स है जो मैंने आफ्टर मार्केट लिए थे वो भी मैंने इस बाइक में इंस्टॉल किए थे, वो आप जाकर देख सकते हैं।
तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में किसी एक नई टॉपिक के साथ। बाय बाय।